हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग परीक्षा के लिए तैयारी विशेष रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं। एक यूपी पीएससी की परीक्षा है 14 तारीख को और उसके बाद यूपीएससी की भी परीक्षा है 28 तारीख को। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज के समय आप जो भी चीजें पलट करके देख लेंगे, हो सकता है सवाल के रूप में अगर आता है तो आप निश्चित तौर पर उसे सही करके आएंगे। ये हमारा मकसद भी है, इसलिए हम आज कुछ और अगले महीने के जो करंट अफेयर्स रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मार्च के महीने से जुड़े जो भी विशेष घटनाक्रम थे उनको हम नक्शे पर देखेंगे। तो यूपीएससी पीटी 2023 रिवीजन सीरीज, जिसका 10वां एपिसोड है। अगर आपने पिछले महीनों के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, और उसकी जो पीडीएफ लिंक है उसके नीचे दिए गए लिंक से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा अगर आप उन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि उसमें खबर भी जुड़ी हुई होगी और वो सवाल भी होगा जिसका आपको उत्तर मैप में देख करके आपने मार्क किया होगा। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। मार्च 2023 में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जापान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रश्न क्या है इससे जुड़ा हुआ? निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से द्वीप हैं यहाँ पर? सखालिन द्वीप, होकाइडो, होन्शु और क्यूशु। अब आपको इसमें पहले तो ये पहचानना है कि कौन कौन से द्वीप ऐसे हैं जो जापान से संबंधित है और कौन सा द्वीप ऐसा है जो इससे इतर हो सकता है। मैप में देखते हैं, मिल जाएगा। तो कहाँ पर है जापान? जापान का एरिया यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो सखालिन है वो कहाँ है। तो ये जापान का एरिया है, कई सारे छोटे द्वीप और बड़े द्वीपों को मिला करके, और ये हिस्सा है सखालिन का। तो सखालिन जो है बेसिकली रशिया का पार्ट है, रूस का हिस्सा है। और जापान फिर आपको दिखेगा उसके दक्षिण से शुरू होता है। तो जापान के जो प्रमुख आइलैंड्स हैं उनमें पहला है होकाइडो, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जाते हैं। दूसरा आपको मिलेगा होन्शु, यानी होकाइडो होन्शु। उसके बाद मिलेगा शिकोकू और उसके बाद मिलेगा क्यूशु। तो जो इसका मेन आइलैंड है जहां पर इसकी राजधानी टोक्यो है वो है होन्शु। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको समझें। प्रश्न में दिया है उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा सखालिन, उसके बाद आपको मिलेगा होकाइडो, उसके बाद मिलेगा होन्शु, उसके बाद मिलेगा क्यूशु, यानी सीधे सीधे 1 2 3 4 इसका उत्तर है। चलिए, ये आपको यहां दिख जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि उसमें विकल्प में शिकोकू की बात नहीं है। अगली खबर है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया के 4 शहर, अब ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है तो उसके शहरों के बारे में भी, उससे जुड़े हुए जो मरुस्थल हैं, उससे जुड़ी हुई जो नदियां हैं, आसपास के जो समुद्र हैं, उसको लेकर सवाल बनते हैं। तो कौन कौन से शहर हैं? पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न। इनको ध्यान में रखते हुए फिर आपको विकल्पों को देखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मेलबर्न से सबसे निकट है। दूसरा, ब्रिस्बेन मकर रेखा से सबसे निकट है। तीसरा, पर्थ उस महासागर के तट पर नहीं है जिसके तट के निकट अन्य तीनों शहर हैं। तो कहाँ कहाँ क्या है पहले देखें कि कैनबरा मेलबर्न से सबसे निकट है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पश्चिम की ओर हिंद महासागर है और पूर्व की ओर जो प्रशांत महासागर है वो मौजूद है। यहाँ से गई है ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, और उन शहरों के नाम ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, और इधर है पर्थ। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कैनबरा मेलबर्न के सबसे निकट है। कैनबरा यहाँ है और मेलबर्न इससे थोड़ा सा दूर है, सबसे निकट है सिडनी, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत। दूसरा, ब्रिस्बेन मकर रेखा से सबसे निकट है इन शहरों के हिसाब से, तो मकर रेखा ये गई है और ब्रिस्बेन आपको दिखेगा कि सबसे कम दूरी मकर रेखा से ब्रिस्बेन की ही है, तो ये सही है। उसके बाद, पर्थ उस महासागर के तट पर नहीं है जिसके तट पर अन्य तीनों शहर हैं। तो वो कौन सा महासागर है? वो आपको दिख रहा है, पर्थ उस महासागर के तट पर नहीं है, यानी कि पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के तट पर नहीं है जहां पर ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा मौजूद हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये हिंद महासागर के तट के पास आता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो हो जाएंगे सही, क्योंकि सही कथन पूछा गया है, विकल्प सी में दिया है, ये सही उत्तर है। अगली खबर, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मार्च की खबर है।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सभी सदस्य आईसीसी के भी सदस्य हैं। दूसरा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, जो एक तटीय नगर है। तो पहले समझें कि क्या यूएन के सभी सदस्य आईसीसी के भी सदस्य हैं, क्योंकि आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो उसके मेंबर स्टेट हैं वो हैं 193, और जो आईसीसी के मेंबर स्टेट हैं वो हैं 123। तो अपने आप में वैसे भी उतने ही सदस्य नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया गलत। दूसरा कहा गया है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, जो कि एक तटीय नगर है। इसको भी देख ले, फिर आगे आते हैं। तो नीदरलैंड यहाँ है और हेग मौजूद है यहाँ, जो कि एक तटीय शहर है। तो ये वाली बात सही हो जाती है। ये अब इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी विकल्प बी में है। इसके अलावा इस मैप में हमें कुछ और चीजें भी देख लेनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता हासिल की है, इसको रेटिफाई किया है। यानी कि आपको यहाँ दिखेगा नॉन स्टेट पार्टी नॉन सिग्नेटरी, यानी कि जो देश ना ही इसके पार्टी हैं ना ही उन्होंने इसे साइन किया है, जो लाल रंग से दिख रहे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। जो इसकी स्टेट पार्टी हैं वो दिए हुए हैं हरे रंग से। ऐसे देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, वो आपको यहाँ पीले रंग से दिख रहे हैं। ऐसे देश जिन्होंने इसको हस्ताक्षर किया था लेकिन कुछ समय बाद इससे बाहर आ गए, इसको विड्रॉ कर दिया, ठीक, वो दिए हुए हैं ऑरेंज कलर से, जैसे कि रूस और यूएस। उसके बाद आप आएंगे ऐसे देश जिन्होंने इसे हस्ताक्षर किया था, रेटिफाई किया था, उसके बाद वो उससे बाहर आ गए। यहाँ पर एक ही देश है, वो है फिलीपींस। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख इस तरीके से इनका वर्गीकरण है कि कौन सा देश की इस वक्त क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली खबर पर। खबर है मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है। भूस्खलन की घटनाएं चूंकि पहले काफी समय से हमने इस साल और पिछले साल देखी हैं, जैसे चमोली वाला एक डिजास्टर था, जोशीमठ वाला था, तो कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? 4 विकल्प हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं कोंकणी पहाड़ी, उत्तर पश्चिम हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। आइए मैप में देखें तो पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र कितने प्रवण है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय के क्षेत्र जो कि लैंडस्लाइड यहाँ पर होती रहती है, कुछ यहाँ पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर उत्तर जो पश्चिमी हिमालय है वो एरिया है। तो कहाँ कहाँ पर कितनी स्थिति है? अगर यहाँ देखें आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र के पूर्वी घाट, यहाँ पर लगभग 2.38% जो भूस्खलन है उसकी संभावना है। सबसे ज्यादा आपको दिखेगी पूर्वोत्तर हिमालय के क्षेत्र में, जहाँ 42.85% जो भूस्खलन है वो आता है। अगला है उत्तर पश्चिम हिमालय 33.33%, और उसके बाद पश्चिमी घाट और कोंकण का पहाड़ी क्षेत्र 21.38। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम भूस्खलन के प्रवण क्षेत्र कौन से हैं उन्हीं विकल्पों में, तो फिर आप इसे मार्क करेंगे। सबसे अधिक में पूर्वोत्तर हिमालय वाला क्षेत्र आप मार्क करेंगे, यानी कि विकल्प डी। तो विकल्पों के हिसाब से ये क्षेत्र दिए हुए हैं। अगली खबर है, हाल ही में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक को लेकर के कई बार सवाल पूछे गए हैं, आपको ये याद रखना है इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, क्योंकि कई बार इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं सार्क के मेंबर से, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर हमें दिमाग में अगर हमने उसको ठीक से रिवाइज ना किया हो कंफ्यूजन हो जाती है। थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और मालदीव। अब पूछा है कौन सा सदस्य नहीं है, पहले समझ लिए कौन कौन से सदस्य हैं। तो सार्क के लिए इसको लाया गया था बिम्स्टेक को, बेसिकली पाकिस्तान चूंकि उसकी बैठकों को बाधित करता था। तो यहाँ पर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, और यहाँ पर आपको दिखेगा श्रीलंका, ये प्रमुख हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। चूंकि विकल्प में दिया है मालदीव, तो मालदीव इसका सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ें। अगली खबर है, मार्च के पहले सप्ताह में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। अब प्रश्न क्या है? आसियान समूह के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। पहला, इस समूह के सभी देश दक्षिण चीन सागर के साथ तट रेखा साझा करते हैं। मार्क कर लीजिएगा, सभी देशों की बात कर दी यहाँ पर। दूसरा, समूह के कुछ देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा साझा करते हैं। आपको
सही कथन बताना है। पहले वाले में आप डाउट कर सकते हैं, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए कि क्या सभी देश दक्षिण चीन सागर के साथ तट रेखा साझा करेंगे। आपने तो पढ़ा है यहाँ पर तो एक देश लाओस भी है जो कि लैंडलॉक्ड है। दूसरा आपको दिखेगा म्यांमार की भी जो तट रेखा है वो इसके साथ साझा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इस समूह के कुछ देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है। कौन कौन से देश हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है, ये प्रमुख नाम है। चलिए अगली जो खबर है, 2 से 4 मार्च 2023 के दौरान नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। अब रायसीना डायलॉग आपने इसके पहले भी कई बार सुना होगा। रायसीना जो शब्द है उसको लेकर के अगर सवाल बने, कैसे आप उसे हल करेंगे। पहला, रायसीना के संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला, यह एक पहाड़ी का नाम है, तो रायसीना किसका नाम है। दूसरा, इसका संबंध अरावली पर्वत श्रेणी से है। तीसरा, यहाँ पर भारत सरकार के कुछ प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बात सही है कि रायसीना एक पहाड़ी एरिया का नाम है, जिसके नाम पर ही फिर उसमें रायसीना हिल्स और रायसीना डायलॉग्स जैसी बातें आती हैं जो ऊपर दिया है रायसीना डायलॉग। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका संबंध अरावली पर्वत श्रेणी से है। तो अरावली श्रेणी आपको यहाँ दिखेगी, ये राजस्थान के पास वाला क्षेत्र अरावली कुछ इस तरह से गई हुई है। अब दिल्ली आपको दिखेगा यहाँ, तो लग सकता है कि यहाँ पर दूरी काफ़ी है और यहाँ पर एरिया खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरावली का विस्तार दिल्ली तक माना गया है। और अगर आप दिल्ली का उच्चावच क्षेत्र देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर भी इसका विस्तार है, यानी वो ऊंचाई वाला इलाका है। तो आपको जहाँ लाल रंग से दिख रहा है वो वही क्षेत्र है जो रायसीना हिल्स के नाम से हम जान रहे हैं, और यहाँ तक उसका विस्तार है अरावली श्रेणियों का ही। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में दिया है कि इसका संबंध अरावली से है। अब तीसरा कहता है यहाँ पर भारत सरकार के कुछ प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। तो ये बात सही है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर विदेश मंत्रालय का कार्यालय है, यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और बहुत सारी जो कार्यालय हैं सरकार से संबंधित वो अवस्थित हैं। तो ये सही हो जाएगा। अब कहा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है। बेसिकली ये कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी विकल्प डी में दिया है कोई भी नहीं। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ते तो एक बार हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ क्या लिखा है, कौन से या कौन सा कथन सही नहीं है, लिखा है कोई भी नहीं, तो आपको लगता है कोई भी कथन सही नहीं, जबकि कथन तो तीनों ही सही है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। यहाँ गलत पूछा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगली खबर है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ईस्टर द्वीप की एक सूखी झील के तल में मोई की प्रतिमा की खोज की है। ये एकाश्मक पत्थर से निर्मित मानव आकृतियां होती हैं। जो विशालकाय मानव जैसी जो आकृतियां थी वो खोजी गई थी, एकाश्मक है, अभी हाल ही में यहाँ खोजी गई हैं। तो ईस्टर द्वीप के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला, यह द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा, यह पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब चूंकि ईस्टर द्वीप के बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हो, आप में से किसी ने ना पढ़ा हो। कहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर है ईस्टर आइलैंड, जहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है रापा नुई, इसको रापा नुई भी बोलते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। उसके बाद दूसरा, यह पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, जिसके बाद ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा और ये पश्चिमी हो जाएगा, तो पश्चिमी गोलार्ध में मौजूद है। अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ से एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशियन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर है हवाई द्वीप, ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ पर है ईस्टर आइलैंड। इन तीनों को मिलाकर के फिर एक तरीके का त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। इसके बीच में जो भी द्वीप आते हैं फिर उनको ऐसा बोलते हैं। ये स्केल्ड नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बाहर हो गया, कोई इसमें शामिल हो गया। तो कौन से कथन सही है, दोनों सही है। विकल्प सी में दिया हुआ है कि दोनों ही कथन सही है। अगली खबर है, हाल ही में तमिलनाडु के जलीय क्षेत्र में मोरे ईल की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। अब प्रश्न क्या है, आपको युग्मों पर विचार करना है। पहला, एक तरफ दिए हैं महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता स्थल ICMBA और A। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए संबंधित राज्य क्या क्या है, वडगाम,
गुजरात, जयगढ़ महाराष्ट्र, मुरुदेश्वर कर्नाटक और कलिवेली तमिलनाडु। याद रखिएगा कि ये जो स्थल है भारत में 107 के आसपास हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें सुमेलित कौन कौन से हैं। एक एक करके देखें। वडगाम गुजरात, जयगढ़ महाराष्ट्र, मुरुदेश्वर कर्नाटक और कलिवेली तमिलनाडु। तो जो वडगाम है वो यहाँ मिलेगा आपको गुजरात वाले एरिया में, जयगढ़ महाराष्ट्र के पास, मुरुदेश्वर कर्नाटक में और कलिवेली तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो ये चारों ही सही है, ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगली खबर है, मार्च 2023 में आयोजित NPDDR यानी नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। इसमें आकाशीय बिजली को भी प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की गई है, यानी कि जब आकाश में बिजली गरजती है और कई स्थानों पर गिरती है तो उससे भी काफी ज्यादा क्षेत्रों में नुकसान होता है, तो उसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आकाशीय बिजली की न्यूनतम घटनाएं दर्ज की जाती हैं? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर केरल में? तो अपने आप में ऐसा सवाल हो गया कि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो बिजली कड़कने की घटनाएं हैं या गिरने की घटनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर स्केल में आप देख सकते हैं जो पीले रंग से है वहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं हैं और उसके मुकाबले जो डार्क कलर से होता जा रहा है वहाँ पर कम घटनाएं हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रवण क्षेत्र ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ है झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और यहाँ बिहार, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। उसके बाद अगर आप इस तरफ जाएंगे दक्षिण की ओर तो यहाँ है केरल, यहाँ तमिलनाडु। सबसे कम घटनाएं आपको दिख रही होंगी यहाँ पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, इधर गुजरात वाले हिस्से में, इधर जो उत्तर भारत के राज्य हैं या हम कहें जो हिमालयी राज्य है वहां पर कम दिख रही होगी। अब पूछा है कि सबसे कम कहां पर गिरेगी, तो इस चार्ट में आपको दिख जाएगा कि राज्यवार क्या क्या स्थितियां हैं, कहां पर सबसे ज्यादा बिजलियां बादलों से जमीन पर गिरती हैं। क्लाउड टू ग्राउंड काउंट, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इन क्लाउड काउंट और उसके बाद टोटल काउंट। तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो है ओडिशा में, जो कि बादलों से गरजने के बाद जमीन पर भी गिरती हैं घटनाएं, और उसके बाद अगला है केवल बादलों में बिजली गरजने की जो चमकने की घटनाएं हैं वो, उसके बाद सबसे ज्यादा जो मामले हैं तो सबसे पहले नंबर पर ओडिशा है और सबसे कम आप देखेंगे तो कर्नाटक, यहाँ झारखंड, मध्य प्रदेश, मतलब कि एक अगर इसका क्रम बना ले तो ओडिशा पहले पर, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर कर्नाटक। यहाँ आपको दिखेगा कि केरल सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है मध्य प्रदेश की तुलना में, क्योंकि आपको यहाँ अगर आप इस चार्ट से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ केरल में ज्यादा बिजली कड़केगी, लेकिन एरिया के हिसाब से पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, जहां पर इन विकल्पों की तुलना में कम आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ला नीना द्वारा उत्प्रेरित उत्तर दक्षिणी सर्दियों के प्रवाह के कारण बीती सर्दियों में अधिक ठंड महसूस की गई है। प्रश्न है, आपको कथनों पर विचार करना है। पहला, जिस साल या जिस वर्ष दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम हिस्से में भारी बारिश होती है उस वर्ष भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला, उच्च अक्षांशों से आने वाली ठंडी हवाओं का हिमालय के द्वारा रोका जाना भारत में हीट वेव का एक महत्वपूर्ण कारण है या कारण बनता है। तो पहला क्या है, जिस वर्ष दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम हिस्से में, अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझ पा रहे हैं, आपको पता है ना ये कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में किसके, दक्षिण अमेरिका के, बेसिकली पेरू के तट की बात हो रही है। आपको याद होगा हमने पेरू के तट से जुड़ी हुई घटनाएं जो भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल नीनो का साल। तो ये अल नीनो से जुड़ी हुई घटना के बारे में चर्चा की गई है कि जब पेरू के तट पर यानी उत्तर पश्चिम दक्षिणी जो अमेरिका है उसके हिस्से में ज्यादा बारिश की स्थिति होती है तब भारत में सूखे की स्थिति बनती है, क्योंकि वो अल नीनो का साल हो जाता है जहां पर यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, वाकर सर्कुलेशन बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर की स्थितियां हो सकती हैं और होती ही हैं, और यहाँ पर हल्का फुल्का हाई प्रेशर होता है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है वो तुलनात्मक रूप से अगर आप सामान्य ईयर से तुलना करेंगे तो यहाँ पर जब लो प्रेशर होगा, वॉकर सेल बनेगी, तो भारत के मानसून के हिसाब से भारत में मानसून मजबूत होगा। लेकिन अगर एल नीनो साल बन गया तो भारत का मानसून तुलनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और कई बार सूखे जैसी स्थितियां बन जाती है। हमने एल नीनो को कई बार कवर किया है, ठीक है।
तो पहला वाला सही है। दूसरा, उच्च अक्षांशों से आने वाली हवाओं का हिमालय के द्वारा रोका जाना भारत में हीट वेव का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये बात सही है, आपको इस नक्शे में दिखाई देगा। अप्रैल के महीने के अंतर्गत जो गर्मी की स्थितियां हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो हिमालयी बेल्ट है वो इस तरह से मौजूद है। हिमालय की वजह से भारत में बर्फीली हवाओं को वो रोक देता है, साइबेरिया से आने वाली और बाकी क्षेत्रों से आने वाली। लेकिन इसका जो नुकसान है वो हमें गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, जब गर्मी की दशाएं तेज होती हैं, क्योंकि तब भी वह उन ठंडी हवाओं को रोक देगा जो यहाँ पर आकर थोड़ी राहत पहुंचा सकती हैं। ये कारण है जिसकी वजह से ठंडी हवाएं यहाँ तक नहीं आ पाती, और जो भारत का जो क्षेत्र है बाकी का दक्षिण का हिस्सा वो कहीं ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट वेव की दशाएं चलती है। अगर आप इसे इसी समान अक्षांशों पर तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का एरिया इतना गर्म नहीं है जितना गर्म यहाँ का है। लगभग 35 डिग्री के ऊपर ही तापमान मौजूद है यहाँ की तुलना में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन से कथन सही हैं? दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। विकल्प सी में दिए हुए हैं 1 और 2 दोनों। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो आपको इन गुफाओं को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि यहां से पूर्व के क्रम में। ठीक है, दिशा ये रहेगी पश्चिम से पूर्व। पहला है कारला की गुफाएं, फिर बादामी की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं और फिर बोरा की गुफाएं। देखें, पहले आपको दिखेगा कान्हेरी की गुफाएं यहाँ मुंबई के पास, फिर आपको मिलेगा कारला की गुफाएं यहाँ। इनके बीच में यहाँ पर आपको काफ़ी कम अंतर दिख रहा होगा, लेकिन ये पुणे वाले रोड के पास पड़ता है। ठीक है, हाईवे के पास। फिर बादामी की गुफाएं आएंगी कर्नाटक में, फिर आएगा बोरा की गुफाएं यहाँ आंध्र प्रदेश में। तो क्रम कैसे बनेगा? कान्हेरी, कारला, बादामी और बोरा। कान्हेरी, फिर कारला, फिर बादामी, फिर बोरा। 3 1 2 4। विकल्प सी में ये उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप मैप में देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जिन सवालों का हमने यहाँ अभ्यास किया है उनको आप मार्क कर रहे होंगे, मेरा ऐसा भरोसा है। अगर नहीं भी किया है तो दोबारा एक बार सेशन को देख लीजिए, मार्क कर लीजिए, और पहले के भी जो सेशन नहीं देखे हैं तो उनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस समय रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कुछ ही समय बचा है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।